हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें और बताएं सब बढ़िया हैं, मौज में हैं, पढ़ाई चल रही है नहीं। तो हम पिछले जो क्लास थी हम उसमें थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था। आज की अपनी क्लास में हम पेवलोव का सिद्धांत शुरू करते हैं। पेवलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है, किस तरह का सिद्धांत दिया है, किसके ऊपर सिद्धांत दिया है, क्या उसमें विशेषता उन्होंने देखी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना पेवलोव का सिद्धांत। तो पेवलोव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इवान पेवलोव, तो वह इवान पेवलोव जो है रशियन साइंटिस्ट थे। रशियन साइंटिस्ट या डॉक्टर कह सकते हैं, फिजिशियन कह सकते हैं। अभी इनको मनोवैज्ञानिक अभी नहीं कह रहे हैं। मनोवैज्ञानिक क्यों कहते हैं उनको, बाद में मनोवैज्ञानिक का नाम पड़ा है। शुरू से ये वैसे साइंटिस्ट ही रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने पाचन क्रिया पर बहुत काम किया है और पाचन क्रिया पर ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक कह रहा हूं मैं, वैज्ञानिक मत समझना। एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम एक एक पॉइंट अब देखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। इनका जो सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इवान पावलोव जो थे कहां के थे? रसिया के थे। रशियन साइंटिस्ट थे। एकमात्र, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था 1904 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया पाचन क्रिया के ऊपर, पाचन क्रिया को लेकर। ठीक है, एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पेवलोव को फादर ऑफ कंडीशनिंग, फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा गया है। कंडीशनिंग जो इन्होंने अनुबंधन का जो शब्द है, अनुबंधन क्या है, कैसे है, उसी का जनक इन्हें कहा गया है। और एनिमल साइंटिस्ट भी इन्हें कहा जाता है। एनिमल साइंटिस्ट यानी पशु वैज्ञानिक। एनिमल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। और एकमात्र ऐसा सिद्धांत है, एकमात्र इनका ये वाला ऐसा सिद्धांत है जो शिक्षा जगत में उपयोग किया जाता है। एकमात्र सिद्धांत शिक्षा जगत में, जो शिक्षा जगत में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे पहले कोई भी सिद्धांत शिक्षा जगत में उपयोग नहीं किया गया है। और इसके जो सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत है, इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है ये। ठीक है, तो अब इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या चीजें ली हैं, क्या है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट जो क्या है, इन्होंने डॉग के ऊपर किया है। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है डॉग के ऊपर। तो इन्होंने एक कुत्ता लिया है। कुत्ता कैसा था? भूखा काफी देर तक उसको भूखा रखा गया और उसको बांधा कैसे? उसको इस तरह से बांधा था कि वो अपनी गर्दन भी इधर उधर ना हिला सके। क्यों?
क्यों? उसके मुंह के नीचे एक बर्तन रखा गया उसकी लार को इकट्ठा करने के लिए, उसकी उत्तेजना नापने के लिए कि इसमें कितनी उत्तेजना हो रही है। खाने की खुशबू सुन करके जो उसका उद्दीपक है उसको देख करके, उसको उद्दीपक को सुन करके कितनी उसमें उत्तेजना हो रही है, कितनी वो लार दे रहा है, उसी से उसकी उत्तेजना का अनुमान लगाया जा रहा था। तो उसको जब बांधा गया, उसको फिर भूखा रखा गया। भूखा रखने के बाद में बहुत देर बाद खाना लाया गया। जीने से उतर कर जो उनका अटेंडेंट आ रहा था खाना लेकर के, तो उसके पैरों की आवाज़ और खाने की जो खुशबू थी उसी से उसके मुंह से लार आनी शुरू हो गई। खाने की खुशबू से उसकी लार आनी शुरू हो गई। और उसने एक चीज़ और नोटिस करी, खाने के साथ साथ उसके पैरों की आवाज़। तो ये प्रक्रिया जब बार बार होती रही तो पैरों की आवाज़ से ही उसकी जब खाने की खुशबू आती थी उसी से उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती थी। तो यहाँ उसका जो उद्दीपक था, यहाँ उसका उद्दीपक क्या था? खाना, फूड। उसका उद्दीपक था यहाँ फूड। पहला उद्दीपक जो था उसका फूड था। और जब यहाँ उसका उद्दीपक से अधिगम हो गया था अच्छे से कि खाना कब आएगा, कि पैरों की आवाज़ आएगी और खाने की खुशबू आने लगेगी, तो उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती थी, उसको वो उत्तेजित होता था। तो उसका जो उद्दीपक था यहाँ खाने से, फिर उसमें कंडीशन लगाई गई। यहाँ क्या है, जो हमारा जो सिद्धांत का नाम है वो क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी अनुबंधन। फिर उसके बाद में यहाँ कंडीशनिंग, उसमें एक कंडीशन लगाई गई कि खाना देने से पहले बैल बजानी है। पहले खाना देने से पहले बैल बजानी है, बैल बजाने के बाद ही खाना दिया जाएगा। तो खाना जब बैल बजाई गई, बैल बजाने के तुरंत में ही खाना दिया गया। तो उसका फिर यहाँ भी एक उद्दीपक, यहाँ उद्दीपक से अधिगम हो गया। पहले बैल बज रही है फिर खाना दिया जाएगा, पहले बैल बज रही है फिर खाना दिया जाएगा। यहाँ बैल बजने से और खाना देने के बीच में ही उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती थी। उसका अधिगम हो गया था कि बैल बजी, अब ये वही वाली बैल है जिससे खाना मिलेगा। तो बैल बजते उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती थी, उत्तेजना बढ़ जाती थी। तो यहाँ उन्होंने अपना उद्दीपक, कुत्ते का उद्दीपक फूड से बैल पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आता है वो लिखते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं, नोट कर लिया होगा। उद्दीपक ना दो प्रकार का होता है। अब उद्दीपक क्या है? उद्दीपक कोई ऐसी चीज लिविंग या नॉन लिविंग जो हमें अचानक से अनुक्रिया करने के लिए बाधित कर दे। जैसे अब खाने पीने के तो शौकीन हो गए यार, जरूर। गोलगप्पे याद आया? नाम सुना, मुंह में पानी आने लगा ना। अब गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे का नाम सुनते ही मुंह में जो पानी आने लगता है वो अनुक्रिया ही है। तो वहाँ हमारा जो उद्दीपक होगा, हमारा उद्दीपक होगा गोलगप्पे। या फिर हम जाएंगे कहाँ, हम एक और अनुक्रिया कर सकते हैं कि मार्केट जाएं खाने के लिए, मार्केट जाएंगे तो जाने के लिए भी हमें अनुक्रिया कर रहे हैं ना, तो मार्केट जाएंगे खाने के लिए। या फिर बिरयानी का सोच लो, बर्गर, और नाम बताऊँ, चेचे, पिज्ज़ा। ठीक है, तो मुंह में पानी तो ना आ रहा। अब बिरयानी खाने के लिए पहले उसके लिए अनुक्रिया करनी पड़ेगी, सामान लाना पड़ेगा, या फिर घर में हो तो बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो बनाने के लिए भी हम ये अनुक्रिया ही तो कर रहे हैं ना, अचानक से एकदम से अनुक्रिया हमारे अंदर। तो हमारा उद्दीपक क्या हो गया? बिरयानी हो गई। तो वहाँ कुत्ते का जो उद्दीपक था वहाँ क्या था? खाना था। तो उद्दीपक भी दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या था? फूड था, खाने की खुशबू थी। नेचुरल में खाने की खुशबू थी। और बाद में उन्होंने जो ट्रांसफर किया है, मतलब इसको जो परिवर्तित किया है, खाने को बैल बनाई, यानी घंटी। अब घंटी पे जो परिवर्तित किया है, और एक उद्दीपक से यहां दो उद्दीपक का काम किया है इन्होंने, दो उद्दीपकों को लेकर काम किया है। अब एक उद्दीपक यानी फूड से दूसरे उद्दीपक बैल तक जो इन्होंने संबंध बताया है, उसी के अनुसार इस सिद्धांत को SS थ्योरी कहा गया है। SS थ्योरी यानी स्टिमुलस थ्योरी या SS टाइप थ्योरी, या उद्दीपक सिद्धांत कहा गया है इसको। अब कितने नाम होगा इसके? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा क्या था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अभी बताया था। अब तीसरा हो गया है SS थ्योरी।
ठीक है, मोस्ट है ये, याद रखना इसको भी, मोस्ट है। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट थोड़ा देख लो जरा। एक्सपेरिमेंट, एक कुत्ता इन्होंने बांधा, एक इस इनके एक्सपेरिमेंट में जो बेस था, बेस कुत्ता था, केंद्र में कुत्ता था। अब कुत्ते को इन्होंने बांधा कैसे कि उसको बिल्कुल इस तरह से बांधा कि गर्दन भी ना हिला सके, उसके मुंह के नीचे एक प्लेट या बर्तन कुछ रख दिया जिसमें वो उसकी लार को इकट्ठा कर सके, उसकी उत्तेजना नाप सके ना कि कितनी इसमें उत्तेजना हुई है खाने को देख करके या अपने उद्दीपक को देख करके। तो पहले जो उद्दीपक था उनका खाना था, खाने की खुशबू या उसके जो खाना ला रहा था उसके पैरों की आवाज़, उससे उसकी लार बहनी शुरू हो जाती थी। उन्होंने अपना उद्दीपक खाने से बैल में बदला के पहले बैल बजाएंगे फिर उसके बाद में खाना दिया जाएगा। पहले बैल बजती थी, अब वहां उसका इतना अधिगम हो गया था बैल से, अब वो समझ गया था कि बैल बज गई, मेरे लिए हड्डी आएगी, मजा आ जाएगा, तो उसके अंदर से मतलब उत्तेजना होती थी और लार बहानी शुरू कर देता था। कब तक, घंटी बजने से और खाना आने के बीच में, घंटी बजने से खाना आने के जो बीच में टाइम था उसी में वो लार बहानी शुरू कर देता, खाना उस तक नहीं आया था। तो वो उसका अधिगम हो गया था, उसका अधिगम हो गया था कि घंटी बजी है, घंटी बजते ही मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ उसका जो ट्रांसफर किया गया इन दोनों उद्दीपकों पे, दो उद्दीपकों को लेकर जो काम किया उसमें दोनों उद्दीपकों के बीच में संबंध स्थापित करने से ही एस थ्योरी इसका नाम दिया गया है। इन्होंने कुछ टर्म बताई हैं इसमें, पावलोव ने इसमें कुछ टर्म बताई हैं, जैसे UCS। अब इसी की क्या है, UCR, अब खाली CR। अब ये क्या है, इनके बारे में देखो थोड़ा सा। UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशन मतलब कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ क्या कंडीशनिंग थ्योरी है, तो यहाँ अभी कोई कंडीशन इसमें लगाई नहीं है, सिर्फ अनकंडीशन स्टिमुलस है। तो अस्वाभाविक या स्वाभाविक उद्दीपक है। ये क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। तो स्वाभाविक उद्दीपक में क्या था, फूड। स्वाभाविक उद्दीपक में क्या था, फूड। जो पहले खाना आ रहा था सिर्फ उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, तो वो क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था। उसके बाद में जब स्वाभाविक उद्दीपक है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, तो अनकंडीशन स्टिमुलस से ही हमारे अंदर क्या होगी, अनकंडीशन रेस्पॉन्स होगा। जो हमारी अनुक्रिया होगी वो भी तो अनकंडीशन रेस्पॉन्स होगी, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। तो अनकंडीशनड है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो स्वाभाविक होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, कुत्ते का लार बहाना, सलाइवेशन, कुत्ते का लार बहाना ही क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। जब स्वाभाविक उद्दीपक उसको मिला तो अनुक्रिया भी स्वाभाविक ही होगी। अब यहां आते हैं, यहां क्या था, यहां है CS, कंडीशनड उद्दीपक, कंडीशनड स्टिमुलस। अब कंडीशन है तो ये अस्वाभाविक होगा, किसी भी चीज में कोई कंडीशन लगा दी तो स्वाभाविक नहीं रहेगा ना, वो अस्वाभाविक होगा, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक। अब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, बैल यानी घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक थी घंटी। अब यहां है कंडीशन रेस्पॉन्स,
कंडीशन रेस्पॉन्स है तो ये क्या है, कंडीशन स्टिमुलस से ही कंडीशन रेस्पॉन्स होगा, तो अस्वाभाविक उद्दीपक से ही अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी, और अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी, लार ही निकलेगी। मुंह से तो लार ही निकलेगी ना, उसके कुत्ते के मुंह से लार ही निकल रही थी। खाना मिल रहा था, स्वाभाविक में खाना मिल रहा था तो फिलहाल लार ही निकल रही थी। अब कुत्ते को खाना नहीं मिल रहा, लेकिन खाने की सोच रहा है, खाने की सोच रहा है क्या, कि घंटी बजी है खाना आएगा, तो उसी सोचने में उसकी लार ही निकल रही है। तो यहाँ अस्वाभाविक अनुक्रिया भी उसकी लार ही है। ठीक है, तो समझता हूं कि शायद तुम्हारे समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दूं, ठीक है। देखो, पहला क्या थी, यूसीएस। यूसीएस मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशन मतलब कोई कंडीशन है ही नहीं, बिना कंडीशन का है। तो वहां जब कोई कंडीशन है ही नहीं तो स्वाभाविक ही होगा ना। जब कंडीशन है ही नहीं तो स्वाभाविक ही होगा। स्वाभाविक है तो क्या है, स्वाभाविक तो खाना ही है। अब खाना देखकर तुम्हारे मुंह से लार आए, गोलगप्पों का नाम सुन रहे हो तो मुंह से लार आएगी, पिज्जे का नाम सुन रहे हो तो वो क्या है, स्वाभाविक है। ये हमारे अंदर तो स्वाभाविक होता है सब। ठीक है, और जब स्वाभाविक है तो स्वाभाविक उद्दीपक से ही हमारे अंदर जो अनुक्रिया होगी तो वो भी तो स्वाभाविक ही होगी। तो स्वाभाविक उसके क्या थी, कुत्ते के अंदर से जब लार निकल रहा था, सलाइवेशन हो रहा था, तो वो क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया ही थी उसकी। उसके बाद उन्होंने अपने जो उद्दीपक था उसमें अनुबंधन लगा दिया, यानी कंडीशन लगा दी, उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, बैल में, कि पहले बैल बजानी है फिर उसके बाद में खाना देना है कुत्ते को। बैल बजानी पहले खाना देना है। अब तुम्हारे घर में कोई डॉगी वगैरह होगा तो उसको देख लेना कि पहले जब 2-4 दिन लगातार करोगे ना इसी काम को, कि उसको खाना देने से पहले थाली बजाना, फर्श पे थाली बजाना, नीचे कुत्ता अगर सामने बैठा है तो उसको थाली बजाना और फिर उसको खाना देना। तो कुछ दिन में समझ जाएगा कि थाली बज रही है तो खाने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, तो दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, खुद ही आने लगेगा। यहाँ से तुम्हारे समझ में बहुत अच्छा आएगा। तो जब इन्होंने अपने अनकंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन स्टिमुलस पे लगाया गया, स्वाभाविक से अस्वाभाविक उद्दीपक पे पहुंचाया बैल पर, तो अस्वाभाविक उद्दीपक से जो उसके अंदर अनुक्रिया हो रही थी वो भी अस्वाभाविक अनुक्रिया हुई। लेकिन अनुक्रिया क्या थी, लार, आना तो लार ही थी। तो यहाँ ये 4 पॉइंट थे इसके। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। इनसे क्वेश्चन आता भी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कुछ और पॉइंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में कुछ पॉइंट दिए पावलोव ने, जिसमें पहला आता है विलोपन। एक्सटिंक्शन। विलोपन या एक्सटिंक्शन क्या है, विलोपन का अर्थ होता है विलोप होना है, लोप हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना। तो जैसे कि पावलोव का अधिगम कराया था एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक तक, खाने से घंटी तक, जब उसका अधिगम कराया था कि पहले घंटी बजाएंगे फिर खाना दिया जाएगा, तो जैसे धीरे धीरे वो अधिगम हुआ था तो धीरे धीरे वो अधिगम खत्म भी हो सकता है। कब, जब उन्होंने बाद में शुरू किया कि पहले घंटी बजाएंगे खाना नहीं देंगे, घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह से लार आनी शुरू हो गई थी लेकिन खाना उसको नहीं दिया गया। जब ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया की गई, कई दिन तक ये प्रक्रिया की गई कि घंटी बजाई जा रही है और खाना नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ घंटी बजाई जा रही है, तो कुत्ते को समझ में आ गया ये चचा मेरा पागल बना रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, मुझे हड्डी नहीं दे रहे हैं। तो उसकी जो उत्तेजना थी वो खत्म हो चुकी थी, लार आनी फिर बाद में बंद हो गई थी, यानी कि यहाँ जो उद्दीपक उनको हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, उसका विलोपन हो गया था। अधिगम का विलोपन होना, अधिगम का विलोपन। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो पॉइंट दिया है, दूसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन।
अब उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण है जब घंटी की आवाज के समान ही कोई दूसरी आवाज, दूसरी तरह की आवाज उसमें कराई जाए। घंटी की जो आवाज थी जिससे खाना उसको दिया जा रहा था, पहले घंटी बज रही थी, बाद में खाना कुत्ते को दिया जा रहा था, अब घंटी की जगह घंटी की आवाज ही के ही समान कोई दूसरी आवाज करी जाए, कुछ दूसरी वस्तु से आवाज की जाए और कुत्ता उसको समझ ना पाए, कुत्ता उसको समान ही समझे कि ये भी घंटी की ही आवाज है और वह अपनी उत्तेजना बढ़ाकर अपनी लार बहाना शुरू कर दे, तो वहां क्या है? उद्दीपक का सामान्यीकरण। जो कुत्ते का उद्दीपक था घंटी, अब घंटी के ही समान आवाज की कोई दूसरी वस्तु बजाई जाए और कुत्ते को समझ ना आए, कुत्ता सिर्फ समझे कि ये घंटी वही वाली है जिससे खाना आएगा और खाना हुआ है, आवाज को सुनते ही कुत्ते के अंदर उत्तेजना होती है और लार बहानी शुरू कर देता है। तो यहाँ उद्दीपक का सामान्यीकरण होता है। उद्दीपक जो हमारा उद्दीपक है उसी के समान आवाज की दूसरी कोई वस्तु की आवाज दी जाए। घंटी के समान आवाज की जाए, ठीक है। कुत्ता लार बहाने लगता है, तो यहां क्या हुआ? उद्दीपक का सामान्यीकरण हुआ। अब इसके बाद आता है एक पॉइंट और, उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण उद्दीपक विभेदीकरण या स्टिमुलस आइडेंटिफिकेशन या स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें क्या है? उद्दीपक का विभेदीकरण, जब वहां घंटी के समान, जब घंटी के समान कोई दूसरी वस्तु से आवाज बनाई जा रही थी और यदि उस आवाज को दोनों में, घंटी की जो आवाज थी और दूसरी जो आवाज थी, कुत्ता उनमें अंतर समझ लेता है, उनको विभेद करने लगता है कि ये वो वाली आवाज नहीं है जिससे खाना आता है और अंदर कोई उत्तेजना नहीं होती, लार नहीं बहा, तो वहां कुत्ते का उद्दीपक विभेदीकरण हो जाता है। वह विभेद करने लगता है कि ये वो वाली आवाज नहीं है जिससे खाना आता है। एक पॉइंट और कहते हैं पावलोव के, किसी भी चीज का अधिगम कराने के लिए समय कारक होना जरूरी है। समय कारक। ये समय कारक क्या है? समय कारक ये है जो वहां उद्दीपक उन्होंने बनाया था दूसरा आर्टिफिशियल, कि पहले घंटी बजा रहे थे फिर खाना दे रहे थे कुत्ते को, तो ये कहते हैं कि घंटी के और खाने के बीच में ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतराल हो जिससे कि पता चल सके कि हाँ अब खाना आएगा। यदि घंटी अब बज रही है और खाना आ रहा है 1.5-2 घंटे बाद, तो क्या उसमें वह समझ पाएगा कि ये उसी घंटी से बजने के बाद खाना आया है? नहीं, ये घंटी बजी कुछ ही देर में एकदम खाना आ जाए तो वहां कुत्ते को समझ आ सकता है, आ जाएगा कि हाँ ये इस कारण या इस घंटी के कारण खाना आया है। यदि घंटी बज रही है बहुत देर बाद खाना दिया जाए तो उसमें अधिगम नहीं होगा, वहां उद्दीपक का काम नहीं करेगा। तो ये आज हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी आज हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। अब अगले मनोवैज्ञानिक का हम कोई सिद्धांत देखेंगे अगले सेशन में। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।